तो खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि कहा मुझे जा रहा है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट हूं, मैंने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो ये एक मिथ है, ये एक झूठी बात है। हर एक आर्टिकल के अंदर कंट्राडिक्शंस हैं। मनुस्मृति जो है वो हिंदुत्व का एक संविधान और एक बुरा संविधान कि आज इंडिया के अंदर हर रोज स्टेट जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं और सेंटर मजबूत होता जा रहा है। मोदी की तानाशाही मजबूत होती जा रही है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सॉफ्टवेयर है जो धीरे धीरे पूरे भारत के स्टेट्स की ताकत को कम कर देगा और सेंटर की तानाशाही को बढ़ा देगा। सेंट्रलाइज्ड होगा पूरे देश का स्ट्रक्चर और हिंदुत्व भी जो है वो सेंट्रलाइज्ड विचारधारा है। इन दोनों का गठजोड़ है। ब्रेक तो बाद आप सबका एक बार फिर तो स्वागत है। साडे नाल मौजूद ने एडवोकेट मनोज सिंधुवन, जैसे उन्होंने गलबात कर रहे हैं। मनोज जी, आपके बारे कुछ जो आर्य समाजी फंडामेंटलिस्ट हैं वो मैंने यूट्यूब पे उनके कई चैनल्स हैं, उसमें मैंने देखा वो आपको जब आप ट्राइब्स राइट की बात करते हो, जब आप ब्राह्मणिज्म के बारे में बताते हो कि कैसे आर्य समाजी ने ब्राह्मणिज्म जाट्स की जो कल्चरल वैल्यू है उनको एसिमिलेट करने की कोशिश की और उनको भटकाया। जब आप इनकी बात जब से आप सिख बने हो या जब से आप एक यूनियनिस्ट मिशन की बात करते हो तो वो आपको कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए ना एक रास्ता बना रहे हैं। इनको दुबई के कोई शेख हैं वो पैसे दे रहे हैं और आप मुसलमानों के लिए रास्ता बना रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं उनके प्रति उनके जो थॉट्स है पता चलता है वो एंटी मुस्लिम है। तो इसके बारे में आप की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब सर छोटू राम जी का जो समय था उस टाइम ये सर छोटू राम जी पर भी यही इल्जाम लगाया करते थे। उनको ये कहते थे कि ये छोटू राम नहीं है, ये छोटू खां है। अच्छा। और छोटू खां के नाम से इनके जो अखबार थे हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के, वो उनको छोटू खां कहा करते थे। उसके बाद जब राम मंदिर का जो मुद्दा चला था, इन्होंने मुलायम सिंह यादव को भी मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया था। वो तो बाद में इनको महसूस हुआ कि मुसलमान मुल्ला मुलायम कहने से मुलायम सिंह के साथ और ज्यादा जुड़ गया है, तो ये एक मुसलमान उनके साथ जुड़ गया है तो वो और भी ज्यादा बड़ी ताकत बन गए हैं। तब इन्होंने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहना बंद किया। तो कोई भी फोर्स जो इस मुल्क में खड़ी होगी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को चैलेंज करेगी तो ये उस पर यही इल्जाम लगाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे ना कि जब दुबई का शेख या जो सऊदी अरेबिया का किंग जब इंडिया में आएगा तो यही मोदी जी जो है वो गलबैया करेंगे उनके साथ, इनके गले मिलेंगे, प्रोटोकॉल को तोड़ के गले मिलेंगे और ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो इल्जाम ये हमेशा लगाते आए हैं। साहब कांसीराम जी पर भी इल्जाम लगाया करते थे कि CIA उनको पैसा दे रही है, अमेरिकन एजेंसीज उनको पैसा दे रहे हैं। तो ये इल्जाम तो ये हमेशा जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस होंगी, रिवोल्यूशनरी फोर्सेस होंगी, उनको गिफ्ट करेंगे ये। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये जो इनके जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो हिंदुत्व फंडामेंटलिस्ट हैं, ये लोग इनको क्या प्रॉब्लम क्या है? एक किसी कल्चर की वैल्यू को अगर बरकरार रखें, उसको ही एसिमिलेट करने में इनको क्या इच्छा होती है? क्यों चाहते हैं एक होमोजीनियस थ्योरी को क्यों प्रोपोगेट करते हैं? आप क्योंकि RSS स्कूल में भी पढ़े हो, आप उनके साथ 10-12 साल आपने स्कूल में किया है, तो ऐसा क्या इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? देखिए, ये पूरे दुनिया में एक टेस्ट बनाना चाह रहे हैं। फर्ज करो पेप्सी और कोका कोला है। ओके। लोग पेप्सी और कोक पीना शुरू कर दें। अपने जो देशज जो ड्रिंक है उनके, जैसे लस्सी है, छाछ है और राबड़ी है या जो सत्तू है, तो लोग अगर वो अपने लोकल ड्रिंक्स को ना लें और वो केवल पेप्सी कोक का ही टेस्ट डेवलप कर लें या बर्गर खाने का ही टेस्ट डेवलप कर लें, तो लोकल हलवा है, गाजर का हलवा है, इस तरीके से ये खत्म हो जाए तो उनकी दुकानदारी चलेगी। उनकी पेप्सी कोक जो एक ही फैक्ट्री से बनती है उनकी वो दुकानदारी चलेगी और उनका डोमिनेंस भी बढ़ेगा, उनकी हेजमनी भी बढ़ेगी। उनका डोमिनेंस भी बढ़ेगा, उनकी हेजमनी भी बढ़ेगी और इससे पॉलिटिकल अपना ग्राफ बढ़ाने में भी हेल्प होगी। उनको पॉलिटिकल अपना
दायरा बढ़ाने में भी उनको आसानी रहेगी। तो इसी तरीके से ये पूरे मुल्क के अंदर ये केवल हिंदी भाषा को लागू कर दिया तो लोकल लैंग्वेजेस फर्ज करो खत्म होगी। तो लोकल लैंग्वेजेस खत्म होगी तो जो लोकल नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं वो भी कमजोर पड़ गए। जब हमारे पास, हम ट्राइब्स के पास हमारा कल्चर ही नहीं होगा, हमारी लैंग्वेज ही नहीं होगी, हमारी वैल्यूज ही नहीं होंगी, तो हम लोग तो फिर डिपेंड हो गए ना इनके ऊपर। जब हम लोग इन पे डिपेंड हो गए और तो हम लोग कमजोर हो गए। जब हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो हमको गुलाम बनाने में आसानी रहेगी। अब तक तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं भाईचारे के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, खापों के नाम पर, गांव गुहांड के नाम पर, अपने कल्चरल वैल्यूज के नाम पर। फिर आप इकट्ठे किस नाम पर होंगे? आप इकट्ठे होगे फिर हिंदुत्व के नाम पर, और हिंदुत्व का कल्चर आपका है नहीं, ये निहत्था बनाने का कल्चर है। ये हिंदुत्व का कल्चर जो है ये निहत्था बनाने का कल्चर है, जिसकी रोड आगे जाती है नेशनलिज्म में। जिसकी रोड नेशनलिज्म, ये बेसिकली नेशनलिस्ट नहीं है लोग, ये नेशनलिज्म जो का एक जर्मन नाम लेकर उसको एक्सप्लॉइट करके और कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाने का इनका ये एक औजार है। तो सब लोगों को कल्चर खत्म किया जाएगा। ये कहा जाता है ना, वन नेशन वन टैक्स वन लैंग्वेज वन रिलीजन की इनकी थ्योरी है ना, ये वाली इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं ना। वन यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी ये प्रोपोगेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दावा तो करते हैं कि हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबकी राइट्स की बात करते हैं, बट इनकी रोड जा रही है कहीं ना कहीं जो एक नाजी थ्योरी थी या जो हिटलर की थ्योरी थी उससे सिमिलर करती है, या इनकी फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ करती है? नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सूडो फेडरल सिस्टम को लेकर चला है। माने जैसे मैंने बताया आपको कि जो गुरु नानक देव जी का सॉफ्टवेयर था वो आखिर में जाके हथियार बंद हो गया। आर्य समाज का सॉफ्टवेयर आखिर में जाके हिंदुत्व के फोल्ड में समाहित हो गया। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सॉफ्टवेयर है वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, स्टेट्स की ताकत को कमजोर करता चला जाएगा। आप आज देखिए, और स्टेट के कल्चर को कमजोर करता चला जाएगा, स्टेट के वैल्यूज को कमजोर करता चला जाएगा, स्टेट के जो लीडरशिप है उनको कमजोर करता चला जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि आज इंडिया के अंदर क्रमशः हर रोज स्टेट जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं और सेंटर मजबूत होता जा रहा है। मोदी की तानाशाही मजबूत होती जा रही है। अब जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली तो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी इंटरवीन कर रहे हैं और उसमें भी सेंटर इंटरवीन कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसको कुछ हम लोग रोक भी नहीं लगा पा रहे। वो इसलिए हम लोग उस पर रोक नहीं लगा पा रहे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक आर्टिकल कंट्राडिक्टरी है, हर एक आर्टिकल के अंदर कंट्राडिक्शंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस माइंडसेट के लोगों ने लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 74% जो है वो अपर कास्ट था, जिन्होंने 1948 में संविधान सभा जब बनी तो उसमें 74% इसके जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, इसको बनाने जो निर्मात्री सभा थी, उसमें 74% जो थे वो अपर कास्ट के थे। अब इधर मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं। हाँ जी, ये तो आप बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़ी डिफरेंट स्टेटमेंट। कहा तो ये जाता है, प्रचलित तो ये है कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन कर्ता धर्ता थे, आर्किटेक्ट थे, वो तो B.R. अम्बेडकर थे, जो कि एक दलित समाज से आते थे, दलित आइकन है वो। और उन्होंने बहुत ही एक सेक्युलर, जिसमें फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात की है, ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आप कह रहे हो कि इसमें अपर कास्ट के थे और एक सूडो टाइप का आप कह रहे हैं, ये क्या फेडरल स्ट्रक्चर, सूडो फेडरल स्ट्रक्चर है? आप खुद भी लॉयर हैं, आपने खुद भी इसकी तालीम ली है, आप ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो इसमें 324 में इसमें सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जी।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर अंबेडकर साहब चेयरमैन थे, और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 2 सितंबर 1953 के अंदर राज्यसभा में उनकी जो स्पीच है वो ऑन रिकॉर्ड है। ओके, मतलब 3 साल बाद ही। हाँ, और उन्होंने ये कहा था, नाउ सर वी हैव इनहेरिटेड अ ट्रेडिशन, पीपल ऑलवेज कीप ऑन सेइंग टू मी, ओह यू आर द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माय आंसर इज आई वाज अ हैक, व्हाट आई वाज आस्क्ड टू डू आई डिड मच अगेंस्ट माय विल। तो खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि जो मैंने कहा मुझे जा रहा है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट हूं, मैंने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। हाँ। तो ये एक मिथ है, ये एक झूठी बात है। वो हैक हो गए थे, वो खुद कह रहे हैं, और मैंने बहुत कुछ इस अपनी आत्मा के बरखिलाफ जाकर मुझे लिखना पड़ा। ये कौन सी तारीख को उन्होंने कहा? ये 2 सितंबर 1953 में राज्यसभा में स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है 2 सितंबर 1953 की ही राज्यसभा की अपनी स्पीच में कि सर, माय फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। I do not want it. It does not suit anybody. तो ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये अपनी स्पीचेस में कहा है। ओके, तो अब डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन से चस्पा दिया गया? डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया गया? वो इसलिए जोड़ दिया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो सॉफ्टवेयर है, जो धीरे धीरे पूरे भारत के स्टेट्स की ताकत को कम कर देगा और सेंटर की तानाशाही को बढ़ा देगा, सेंट्रलाइज्ड कर देगा, और सेंट्रलाइज्ड भी वो हिंदुत्व के हक में करेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड होगा पूरे देश का स्ट्रक्चर, और हिंदुत्व भी जो है वो सेंट्रलाइज्ड विचारधारा है। इन दोनों का गठजोड़ है। तो आखिर में जाके इस मुल्क के अंदर हिंदू फासिज्म जो है वो उसकी सत्ता कायम हो जाएगी। तो इस चीज पर से ध्यान बांटने के लिए कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का ये कैरेक्टर समझ में ना आ जाए, इस पर से ध्यान बांटने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर साहब का फोटो लगा जल्द इन लोगों ने चढ़ा दिया। पर जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले लोग हैं, या माइनॉरिटीज लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, वो तो कहते हैं हमें तो एक आसरा ही इस कॉन्स्टिट्यूशन का है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हम क्या करते? इस क्या कहते हैं, फासिस्ट और इस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को जो, और ये होमोजेनियस थ्योरी को काउंटर करने के लिए अगर हमारे पास कोई टूल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हकूक दिए हैं, जो हमारा दस्तूर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो हमारे को देता है, यही हमारे पास है। आप कह रहे हो कि ये इट इज पेविंग द वे टुवर्ड्स फासिज्म इन द फ्यूचर फॉर द ब्राह्मणिकल फोर्सेस। ये बात कैसे है? फिर वो लोग ये क्यों कहते हैं, जितने भी लिबरल्स हैं? देखो, वो वोट बैंक की उनको लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से चूंकि दलित विमर्श को जोड़ दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दलित की जो है एम्पावरमेंट का सिंबल बना दिया गया है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हक में बोलेंगे तो हो सकता है कि दलित हमें वोट देंगे, शेड्यूल्ड कास्ट हमें वोट देगा। बट इससे दलित विमर्श में या दलित नैरेटिव में कितना, इस वजह से दलितों को कितना फायदा होता है? देखो, दलितों को तो इसमें शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना तो उनको फायदा है। अदरवाइज जब हम देखेंगे कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज इस मुल्क की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, मुल्क चलते संविधान से, तो कहीं ना कहीं तो हम संविधान को भी तो जिम्मेदार ठहराएंगे कि भाई रोज अगर इस मुल्क के अंदर फेल्ड स्टेट इंडिया होता जा रहा है, रोज इसके अंदर तानाशाही बढ़ती जा रही है, कानून इस तरीके के बनाए जा रहे हैं जो आपकी स्टेट की ताकत को कमजोर कर देंगे, तो और कॉन्स्टिट्यूशन उनको रोक नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आप उनको रोक नहीं रहे। अब जैसे एक कोटेशन बताई जाती है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहे संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले बुरे होंगे, हाँ जी, तो संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले बुरे होंगे तो वो संविधान किसी काम नहीं आएगा। और संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे होंगे
तो वो संविधान बुरा होते हुए भी अच्छा करेगा। तो फिर इसमें एक कंट्राडिक्शन है इस बात में कि फर्ज करो जो मनु का संविधान है, जिसको कहा जाता है मनुस्मृति, तो मनुस्मृति दलित विमर्श के अनुसार, दलित आइडियोलॉग्स के अनुसार मनुस्मृति जो है वो हिंदुत्व का एक संविधान है और एक बुरा संविधान है। तो अगर मनुस्मृति बुरा संविधान है और आप ये कह रहे हो कि अगर आदमी अच्छे हों तो उसको भी हम लोग परफेक्टली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समाज के वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपने मनुस्मृति को जलाया क्यों था? फिर आप इसी का अच्छा इस्तेमाल कर लेते, आप तो अच्छे लोग हैं। ये जो है ये कुतर्क है, बेसिकली पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, ये कुतर्क है। एक मान लीजिए ट्रेन है, वो ट्रेन काशी में जा रही हो, आप कितना ही अच्छा उस पर ड्राइवर बैठा दीजिए, वो जाएगी काशी में। आप जो है जो गंडासा जो होता है जिससे हम सानी काटते हैं ना, भैंसों के लिए जो काटते हैं सानी, तो अगर हम लोग उस गंडासे को चाहे कितना ही अच्छा आदमी चलाए, चाहे हम कहें कि हम तो बहुत अच्छे आदमी हम इस गंडासे को चलाएंगे, वो गंडासा काटेगा क्योंकि उसका कैरेक्टर काटने का है, उसका काम काटने का है, वो काटेगा। तो ये कहना कि भाई संविधान जो है उसको अच्छे लोग चलाएंगे, नहीं, उसका जो बेसिक कैरेक्टर है ना वो भी काम करता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेरिका में जाएं, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन 5 पेज का है, और वहां हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और हर स्टेट की पुलिस जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है, और हर स्टेट का अपना झंडा है। हर स्टेट, अब जैसे पूरे इंडिया में इन्होंने मान लो लॉकडाउन लागू कर देंगे, अमेरिका में आप नहीं कर सकते, वहां स्टेट की परमिशन अगर नहीं होगी तो आप वहां किसी स्टेट में लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर हम ये कहेंगे कि भाई जो प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री यहाँ बिना इलेक्शन लड़े भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा, वाया राज्यसभा, जो लोग इलेक्शन हार जाएंगे उनकी बैकडोर एंट्री होती है। कहेंगे कि राष्ट्रपति इज रबर स्टैंप। अब फर्ज करो आपने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कह दिया, तो फिर राष्ट्रपति की जरूरत क्या है? फिर भाई आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो रबर स्टैंप के ऊपर? तो रबर स्टैंप आपने राष्ट्रपति को कहा, वो किस लिए कहा रबर स्टैंप? वो इसलिए कहा कि एक भ्रम पैदा हो, एक इल्यूजन पैदा हो, जिससे लोगों को लगे कि जो गवर्नर है स्टेट का वो भी रबर स्टैंप होगा मुख्यमंत्री की, जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की रबर स्टैंप है। और इस बात को कह के इस बात पर से ध्यान बांटा जाता है कि जो राज्यपाल है वो जिस दिन चाहे स्टेट की चुनी हुई सरकार को गिरा सकता है, जो कि हमारी स्टेट का नहीं है, जो कि नुमाइंदा है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति रबर स्टैंप है प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में भेज सकता है नॉमिनेट करके। अब वो नॉमिनेट करके भेजेगा तो मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी ने 12 आदमी वाया राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजे हैं, तो वो सारे के सारे बीजेपी के तो बंदे होंगे। तो इसके अंदर आप संविधान में जो कमजोरियां हैं, अब टाडा भी बना दिया इन्होंने, पोटा भी बना दिया, और जो नॉर्थ ईस्ट में जो लगा हुआ है जिसके खिलाफ शर्मिला भी बैठी हुई थी, काफी अनशन के ऊपर बैठी थी ना वो मिजोरम में, तो वो आईएफसा ऐसा ही कुछ नाम है उसका, अफसा, जो कश्मीर में भी लगा था, कश्मीर में भी लगा था, वो आप लागू कर रहे हैं, तो वो सारा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बट मैं इधर आपको रोकना चाहूंगा, क्या जो हमारी कोर वैल्यूज है, फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है, क्या कहते हैं, कोर है, जिसके ब्याफ जो उसका कह लो उसका मूल है, क्या वो प्रोटेक्ट करता है हमारा कहीं ना कहीं ऐसी अमेंडमेंट या ऐसी डेवलपमेंट होने से हमारे लीडर्स को कि वो जो हमारी मूल अधिकार है, जो कोर वैल्यूज हैं, वो वॉयलेट ना हो? कुछ ऐसा है, कुछ चीज सेक्रेड है कि हाँ इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजों का एक किसी भी गलत होने से जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक सोल है उसको पलीत होने से बचा लेगी? कुछ ऐसी वैल्यूज हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स, हर आर्टिकल का उसी के क्लॉज में, सब क्लॉज में एक्सेप्शन है। माने कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा नहीं है जो अपनी बात को दृढ़ता के साथ कहता हो।
जैसे फंडामेंटल राइट की हम लोग बात करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के अंदर ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इन्होंने कह दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 में आ गया, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसी में जो इसका सेकंड क्लॉज है, इसके अंदर लिखा है नथिंग इन सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए क्या है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions. तो उन्होंने कहा है कि भाई reasonable restrictions हों तो कोई भी कानून जो है वो इनकी एक्सेप्शन हो जाएगी। बट अगर फ्रीडम और ऑफ स्पीच को काटेल किया जा सकता है इम्पोजेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा के, और इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या क्या? उसमें है डिसेंसी और मोरालिटी। अब डिसेंसी और मोरालिटी को जो है वो तो सब्जेक्टिव है, उसको तो आप किसी भी तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यह है, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances। माने वहां आप कोई भी कानून नहीं बना सकते जो कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल करता हो, प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को। लेकिन इंडिया के अंदर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी ऊपर कानून बना सकते हैं अगर फ्रीडम ऑफ और किसका बहाना लेकर, डिसेंसी और मोरालिटी का बहाना लेकर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, हर आर्टिकल के अंदर जो है वो सत्ता उसको अपने हक में भी इंटरप्रेट कर सकती है, और यही वजह है कि यहाँ पोटा और यहाँ टाडा और इस तरीके के कानून यहाँ इस मुल्क में हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से शह प्राप्त करके ये हैं। अब मेरा इसमें बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्या अगर हम करंट सिनेरियो में देखा जाए, क्या डज अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव इनफ टीथ to tackle the imperialistic forces or those who impose their values or culture or anything on another or minority community? नहीं, अगर ऐसा होता तो आज इस मुल्क के हालात ये नहीं होते कि यहाँ सांप्रदायिक शक्तियां दिन प्रतिदिन ताकतवर होती जा रही हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ताकत होती कि इनको रोक सके तो यहाँ रोजाना जो है, मतलब आप कह रहे हो ना वो प्रोविजन है, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हो वो प्रोविजन ही नहीं है, वो इनफ टीथ है ही नहीं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो धीरे धीरे स्टेट्स की ताकत को खत्म कर देगा और सेंट्रलाइज्ड ताकत को बढ़ा देगा। एक सिखों का भी एक मसला काफी सालों से, ये जब से आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही है, आर्टिकल 25B का, जो कि कहता है कि सिख केसाधारी हिंदू हैं, उसकी क्या वजह है? वो एक अमेंडमेंट करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, जो छोटी सी डिमांड आर्टिकल 25B है वो ये कहता है कि भाई सिख जो है वो भी हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, शाखा है, ब्रांच ऑफ सिख, एक ब्रांच है। अब अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, फर्ज करें तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब तो पढ़े लिखे आदमी थे, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, उनके पास काफी डिग्रीज थी। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी, और सिखों के हितैषी थे, तो इतना पढ़ा लिखा आदमी ये गलती कैसे कर गया? जिन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर के ऊपर भी काफी बुक्स लिखी, जो ब्राह्मणिज्म को भी समझते थे, उनकी बुक्स के हिसाब से जो लोग प्रचार करते हैं। तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो 25B आर्टिकल जो है उसके अंदर कैसे आ गया, जिसके अंदर उन्होंने
सिक्खी को हिंदू धर्म का पार्ट माना, और केवल सिक्खी को ही हिंदू धर्म का पार्ट नहीं माना, उसमें बुद्धिज्म को भी, बुद्धिज्म को भी माना। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं बुद्धिस्ट उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब वो उन्होंने जो बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट किया हिंदू धर्म को छोड़कर, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, बुद्ध में आ गए। और बुद्ध को खुद लिख रहे हैं आर्टिकल 25B में कि बुद्धिज्म जो है वो पार्ट है हिंदुइज्म का, बुद्ध जो है वो हिंदू रिलीजन का पार्ट है। तो कंट्राडिक्टरी होगी ना चीजें। तो इससे क्या मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर साहब जो कह रहे हैं ना कि माई आंसर इज आई वॉज ए हैक, what I was asked to do, I did much against my will। तो जो राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि भाई सर वी हैव इनहेरिटेड ए ट्रेडिशन, पीपल ऑलवेज कीप ऑन सेइंग टू मी, ओह यू आर द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कह रहे हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर नहीं हूं, और अगर वो मेकर होते तो शायद वो ये ना लिखते, ये लूप होल्स या ये फ्लॉज ना होते, ये ना छोड़ते। इस तरीके से भी हम उस चीज की व्याख्या कर सकते हैं कि वो कंट्राडिक्टरी होगी ना चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इस मुल्क की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, और जो हिंदूवादी फोर्सेस हैं वो जानबूझकर बीच बीच में ऐसे जुमले छोड़ेंगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए। वो बीच बीच में कहेंगी कि भाई हम मोदी को नया संविधान लिखना चाहिए। भाई नया संविधान लिखना चाहिए तो तुम मतलब वो ऐसा परसेप्शन करते हैं कि हमारे जो एजेंडे को उनके जो एजेंडे हिंदुत्व के एजेंडे के सबसे बड़ा आड़ाई जो आया है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये लिबरल्स को या जो दूसरी जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले हैं उनको ये चीज बहुत वो लगती है कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को बचा रहा है। तो इसको हम फिर कैसे समझें? ये जानबूझ के इस तरीके से कर रहे हैं कि हम कि ये कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए। हम लोगों को लगेगा कि यार लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन होता है ना, ये उस पे खेलते हैं। कंट्राडिक्शन का रिवर्स साइकोलॉजी पे खेलते हैं। माने ये है कि भाई जो दुश्मन कहेगा उस चीज के हमें विपरीत करना है। मान लीजिए दुश्मन ये कहे कि भाई फलाना कंट्री बुरा है तो हम कहेंगे वो कंट्री सही है, कहे भाई फलाना कंट्री अच्छा है तो हम कहें वो कंट्री खराब है, या कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। तो हाँ, तो ये अप्रोच जो है, इस अप्रोच पे ये हम समझते हैं इस अप्रोच को, लेकिन ये इसी अप्रोच का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए। तो हम डिफेंसिव हो जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं बदलने देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये बीच बीच में ये जानबूझकर शगुफे छोड़ते हैं ये, जिससे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में आके खड़े हो जाएं, उसको डिफेंड करने लगे। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब डिफेंड करेंगे तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर को डिफेंड कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे पूरे कंट्री को एक ही कल्चर में ढाल देगा, जो पूरे कंट्री को जो है वो होमोजीनियस कल्चर में ढाल देगा और डाइवर्सिटी को खत्म कर देगा। डाइवर्सिटी खत्म होगी, ट्राइब्स खत्म होंगी, लोकल कल्चर खत्म होगा। तो जब लोकल कल्चर खत्म होगा तो उन लोगों का शोषण करना आसान हो जाएगा, क्योंकि लोकल कल्चर ही तो है जो बाइंडिंग फोर्स है, जिसकी वजह से वो लोग जुड़े हुए हैं आपस में। अब मान लीजिए गांव है, हमारी जैसे खाप है, तो खापें, हमारा जो गोत है जैसे दूहन, तो दूहन खाप है, तो दूहन गोत के जो लोग हैं वो कम से कम इस दूहन खाप के नाम पर तो जुड़े हुए हैं। और ये दूहन खाप भी खत्म हो जाए, या जैसे महम चौबीसी है, 24 गांव तो उस खाप के नाम पर जुड़े हुए हैं। तो लोकल ट्रेडिशन अगर खत्म हो गया तो हमारे जो सदियों से बाइंडिंग फोर्स है, जिसने हमको आपस में जोड़े रखा और जिस जुड़ाव की वजह से हम लोग हमेशा दुश्मनों से टक्कर लेते रहे, वो बाइंडिंग फोर्स हमारी खत्म हो जाएगी। आदिवासी हैं, फर्ज करो, आदिवासी अपने लोकल कल्चर को खत्म करके और हिंदूवादी कल्चर में आ जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, हाँ, वो नहीं मिलेगी, वो स्टेट नहीं दे पाएगा, वो स्टेट कभी नहीं दे पाएगा, और वो स्टेट दे भी नहीं सकता। तो इस वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी फैलेसी को, उसकी कमियों को ढांपने के लिए, आईवाश करने के लिए बीच बीच में हिंदुत्व फोर्सेस भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलती रहती हैं। ठीक है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट
और रिवोल्यूशनरी फोर्सेस वो कॉन्स्टिट्यूशन से चिपक जाते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन से चिपकते हैं तो इनको इस मुल्क के अंदर ट्राइब्स को खत्म करने का और भी ज्यादा इनको मौका मिलता है। और आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर जो ट्राइब्स हैं ना वो संसाधनों पर बैठे हुए हैं। जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब्स हैं वो वहां के कोयले की खदानों पर बैठे हुए हैं। यहाँ एनसीआर में जाट हैं, जैसे हम ट्राइब्स हैं, हम लोग एनसीआर में बैठे हुए हैं। अब इनको एनसीआर की जमीन को एक्वायर करना है, एनसीआर की जमीन का अधिग्रहण करना है। तो हम लोगों को हमारे अंदर जो ट्राइबल हमारा इंस्टिंक्ट है, जो हमारा आपसी भाईचारा है, वही तो जो हमारी आपसदारी है, जो ट्राइबल स्ट्रक्चर की वजह से है, वही तो हमें रोकेगी ना कि हम कॉरपोरेट का मुकाबला कर सकें अपनी जमीन को बचाने के लिए। लेकिन हमारे कल्चर को अगर इन्होंने बदनाम कर दिया, खापों को बदनाम कर दिया, तो फिर हम कैसे लड़ पाएंगे? हम अपने ट्राइबल कल्चर के आधार पर ही तो लड़ेंगे, वही तो हमें ताकत देगा। हम अपनी भाषा के आधार पर ही तो लड़ेंगे। हम कोई संस्कृत सीख के थोड़ा ना कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी ना हो। और जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। अब बोया बीज बबूल का, तो फिर आम कैसे हुए? तो अब जो फल इस मुल्क में आ रहे हैं, इस मुल्क में हम रिजल्ट देखें ना, रिजल्ट क्या है? क्या इंडिया तरक्कीशुदा देश है? क्या इंडिया के अंदर इसी सोच के कारण जो हरियाणा से गुरमुखी अलोप हुई, वो इसी सोच का कारण थी, की वजह से हुई? हाँ, गुरमुखी को भी इसी वजह से हरियाणा से खत्म किया गया। ठीक है। और केवल गुरमुखी ही नहीं, जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं वो सब खत्म हो रही हैं। आप देखेंगे ना, इसके भी सेंसस अगर मिलेंगे, इस चीज को भी हम स्टडी करेंगे, तो लोकल लैंग्वेजेस तो रोज खत्म हो रही हैं। जैसे उर्दू को फॉरेन लैंग्वेज कह के खत्म करने की कोशिश, खत्म कर ही दी ऑलमोस्ट। उर्दू जो है उसको तो खत्म कर ही दिया, हालांकि उर्दू भी हिंदी की तरह ही, अच्छा, लैंग्वेज ऑफ ट्रेवलर, हिंदी की तरह ही लैंग्वेज ऑफ ट्रेवलर थी। लेकिन जो लोकल भाषा है हमारी, जैसे हम हरियाणवी लैंग्वेज है, या पंजाब में भी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, पुआधी है, मलवई है, पुठारी है, मुल्तानी है। हाँ, तो ये लैंग्वेजेस सारी खत्म हो जाएंगी और इनके ऊपर केवल एक ही लैंग्वेज थोपी जाएगी, हिंदी। इसी तरीके से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था, जैसे हम गांव गुआंड और गोत में शादी नहीं कर सकते। हरियाणा के अंदर हम अपने गांव में शादी नहीं कर सकते, हम अपने गुआंड में शादी नहीं कर सकते, पड़ोसी गांव में शादी नहीं कर सकते, और हम अपने गोत में शादी नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम पे जबरदस्ती थोपा गया, उसके अंदर फर्ज करो कोई लड़की अपने गोत में शादी कर लेती है या गांव में शादी कर लेती है, तो उससे क्या होगा? हमारा भाईचारा तो टूटेगा। गांव के गांव में कोई लड़की शादी कर लेगी तो उससे गांव में कोई अच्छा कल्चर डेवलप नहीं होगा। हम अपने गोत में शादी कर लेंगे, अपने गुआंड में शादी कर लेंगे, पड़ोसी गांव में, तो उससे कोई अच्छा कल्चर डेवलप नहीं होगा, उससे हमारा भाईचारा टूटेगा। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इन्होंने एक हमारे ऊपर थोप दिया, हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके अंदर गांव गुआंड गोत में भी कोई शादी करेगा तो उसको प्रोटेक्शन हाउस में उसको संरक्षण दिया जाएगा। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो ये काफी बैक करते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं? उसकी वजह तो ये है कि भाई उसमें एक कम्युनिटी को टारगेट करने की वजह से, या एक कम्युनिटी को तो टारगेट करने की वजह से है ही, दूसरा लोगों का माइंडसेट भी इस तरीके का इनकी बनाने की योजना है कि जिसमें डाइवर्सिटी खत्म हो जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, वो भी इसका एस्पेक्ट है। वही होमोजेनियस थ्योरी का, वही होमोजेनियस थ्योरी का। होमोजेनियस थ्योरी भाई साहब, इस चीज को ये समझे हम कि इससे क्या होगा, हमारा ट्राइबल एफिनिटी, ट्राइबल फ्रेटर्निटी हमारी कमजोर पड़ जाएगी। जब हमारी फ्रेटर्निटी कमजोर पड़ेगी तो हमको कोई भी जो है हमारा शोषण कर सकता है। हमारा इतिहास खत्म, सब कुछ खत्म, हमारी लैंग्वेज खत्म, हमारी बोली खत्म, तो फिर वजूद क्या रहेगा? और आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आज इस मुल्क में, और रोजाना कोई ना कोई लैंग्वेज खत्म हो रही है, खत्म होगी। तो पगड़ी खत्म क्यों हुई? क्योंकि सिक्खी नहीं थी। पगड़ी खत्म हुई, सिक्खी नहीं थी। अगर हम सिक्खी में होते तो हमारी पगड़ी बची रहती। और नास्तिकता जो है वो बेसिकली नास्तिकता के आधार पर कभी संगठन खड़े नहीं होंगे। नास्तिकता के आधार पर संगठन खड़े होंगे आस्था के आधार पर।
और अगर हम ये कहें कि भाई हम नास्तिक हैं, तो आप पूरे समाज को नास्तिक नहीं बना सकते। सोशल फिनोमिना नास्तिकता कभी नहीं बनेगी। हो सकता है कि एक आध आदमी नास्तिक हो जाए, और ये एक आध आदमी तो हर युग में, हर इरा में नास्तिक रहे हैं, लेकिन और नास्तिकता जो है ये एक्सट्रीम का मार्ग है, ये मध्यम मार्ग नहीं है। जैसे बुद्ध के नाम पर तो कहा जाता है कि बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, लेकिन नास्तिकता का मार्ग तो मध्यम मार्ग नहीं है ना। आप गांव में कितने लोगों को नास्तिक बना लोगे? आप पूरे समाज को नास्तिक नहीं बना सकते। वो एक नेगेटिव अप्रोच है, तोड़ने वाली अप्रोच है, और वो अप्रोच बेसिकली जो है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाएगी, फ्रस्ट्रेशन की तरफ, अराजकता की तरफ, अनार्की की तरफ वो अप्रोच लेकर जाएगी, और वो समाज को इकट्ठा नहीं होने देगी, बल्कि ह्यूमन वैल्यूज भी निगेट होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब कि नास्तिकता जो है सोशल फिनोमिना नहीं बन सकता। तो जो चीज समाज जिस चीज को अख्तियार ही नहीं करेगा, जिस चीज को समाज मानेगा ही नहीं, तो उसमें हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? क्योंकि हमें तो समाज जो चीज मानता है उसको साथ लेकर भी तो चलना है ना समाज को। तो फिर अच्छा समाज कैसे सृजा जाएगा? तो इसलिए नास्तिकता की बातें, मानवता की बातें, ये सब जो है ये केवल हमारी एनर्जी को वेस्ट करने के ये साधन हैं, तरीके हैं। हमें केवल और केवल सिक्खी की तरफ आना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जो संस्था है यूनियनिस्ट सिख मिशन, वो पंजाबी और गुरमुखी और सिक्खी से जोड़ने के लिए क्या कर रही है ऑन ग्राउंड हरियाणा में? हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जो है सरदार गौरवदीप सिंह जी जो हैं वो हमारे टीचर हैं, और वो सभी को पंजाबी लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। गुरबानी की क्लासेस भी जो पंजाबी सीख गए हैं उनके लिए अलग गुरबानी की क्लासेस भी शुरू हुई है। तो इस तरीके से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और 4 लाइब्रेरीज अलग अलग स्टेट्स में भी हमारी इस वीक हमारी शुरू हो जाएंगी। अमरोहा में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में रोहतक में, और दिल्ली में, राजस्थान में नागौर में। तो हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जितने हमारे पास साधन संसाधन हैं उस हिसाब से हम जितना लोगों को समझ आ रही है, हम लोग कोशिश हम लोग कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि भाई ट्राइब्स जो है वो सिक्खी में आए, और सिक्खी में ही आपको संरक्षित जो है आप अपने देवी देवताओं को कर पाओगे, अपने कल्चर को कर पाओगे, अपनी लैंग्वेज को कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच, टाइम कढ़िया गलबात की। थैंक यू। सो ऐसन सरदार मनोज सिंह दोहन जिन्हों ने दसिया कि सिक्खी वैल्यू नाल, सिख सिद्धांत नाल जुड़न दे नाल ही असी कल्चरल सोशल वैल्यूज बचा सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज बचा सकते हैं, ते स्पिरिचुअल एनहांसमेंट लई जा सकते हैं। विद कैमरामैन स्वरण एंड परमीत, जसनीत सिंह, सिख न्यूज़ एक्सप्रेस, रोहतक। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।